Hello, students. Well, with that brief overview of the parts of our environment, like atmosphere, lithosphere, hydrosphere, and then finally biosphere, where ये जहाँ पर कि ये तीनों जो स्फीयर्स हैं या तीनों डोमेन्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इस चीज के जो है एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम लोग जो है फाइनली इकोसिस्टम पर मूव करते हैं। What is ecosystem? Ecosystem is the system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the non-living environment. तो बेसिकली जो है किसी भी जगह पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, इन सब के बीच जो इंटरेक्शन होता है उससे इकोसिस्टम बनता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? नाउ सी लाइक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका आपस में भी इंटरेक्शन होगा और साथ ही साथ उनका जो है अपने आसपास के नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वो भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो बर्ड्स, इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स जो हैं वो वहां के लैंड पर भी डिपेंड करेंगे, लैंड के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, वहां के एटमॉस्फेयर के साथ भी जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, है ना। वहां पर मौजूद जो हाइड्रोस्फीयर होगा, वाटर होगा, उसके साथ भी वो इंटरेक्ट करेंगे। तो इस तरह से सबके बीच जो इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के बीच, उससे हमारा इकोसिस्टम फॉर्म होता है। नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद देयर अबायोटिक इन्वायरमेंट, और साथ ही साथ जो है वो अपने आसपास के अबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर प्रीवियस डिस्कशन, जो हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये सब हमारे अबायोटिक इन्वायरमेंट का हिस्सा है, राइट? Now, this complex system of interaction between the organisms and their surroundings in a particular area forms an ecosystem. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग्स के बीच इंटरेक्शन का जो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो उस जगह का इकोसिस्टम कहलाता है। नाउ द साइज ऑफ एन इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली। इकोसिस्टम का साइज जो है उसमें आपको काफी ज्यादा विविधता देखने को मिलेगी। It can be as large as a rainforest, grassland, desert, or as small as a pond. ये जो है लाइक जो ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट्स हैं या फिर ग्रासलैंड्स हैं या रेगिस्तान है, तो इस तरह से जो है काफी बड़ा बड़ा भी इकोसिस्टम हो सकता है, और एक छोटा तालाब जो है वो भी एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है। A typical lake ecosystem contains fishes, frogs, algae, water lilies, and other animals that live in and around the lake. एक जो टिपिकल लेक का इकोसिस्टम होगा, इसमें जो है मछलियां, फ्रॉग्स यानी कि मेढक वगैरह, एल्गी, वाटर लिलीज जिसको कुमुदनी भी कहते हैं अपने यहाँ, और जो कुछ जानवर वगैरह होंगे जो कि लेक में या लेक के आसपास रहते होंगे, तो ये सब जो है उस लेक के इकोसिस्टम का हिस्सा हो गए। ओके, नाउ रिमेंबर कि जब हम लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इस इकोसिस्टम के साथ साथ जो है एक बैलेंस का भी मुद्दा जो है वो आ जाता है। ओके, तो इसलिए जो है हम लोग नेचर में बैलेंस की भी बात करते हैं यहाँ पर, कि एक इकोसिस्टम के अंदर एक बैलेंस कैसे रहना चाहिए। So let's check out this case study here. It is important to keep a balance in nature. नेचर में बैलेंस मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। A food chain helps to maintain a balance in nature. फूड चेन जो है वो नेचर में बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। This balance should not be disturbed because if one of the components of a food chain is disturbed, it affects the entire food chain. In turn, the entire environment is affected. तो ये जो फूड चेन में जो बैलेंस बना रहता है इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फूड चेन का एक भी कंपोनेंट अगर डिस्टर्ब हुआ तो इससे पूरा का पूरा फूड चेन जो है वो अफेक्टेड होगा और फिर वहां का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्टेड होगा। अब अगर आपको फूड चेन याद ना हो तो फिर से मैं एक बार क्विकली रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को। सो फॉर एग्जांपल, हर एक फूड चेन की शुरुआत जो है वो तो प्रोड्यूसर से होती है, यानी कि प्लांट्स। तो प्लांट्स
प्लांट्स को कौन खाएगा? तो मान लीजिए कि जैसे कि डियर जो है वो प्लांट को खाया, और डियर को किसने खा लिया? तो मान लीजिए कि लेपर्ड ने जो है डियर को खा लिया। तो यहाँ पर जो है प्लांट, डियर, लेपर्ड, ये पूरा का पूरा एक फूड चेन बन गया। तालाब की बात करें अगर हम, तो फिर से तालाब में भी प्लांट, प्लांट को खाने वाली जो है स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खाने वाली जो है फिर बिग फिश, और फिर बिग फिश को खाने वाले कौन हो गए? ह्यूमंस हो गए। हम लोग बड़ी मछली को भी खा जाते हैं ना। तो यहाँ पर प्लांट, प्लांट को खाया स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खाई बिग फिश, और बिग फिश को खाया किसने? ह्यूमंस ने। तो इस तरह से हर एक इकोसिस्टम के अंदर आपको डिफरेंट तरह के फूड चेन्स मिलते हैं, ठीक है। और वो फूड चेन जो है वो काफी डेलिकेट बैलेंस में टिका होता है। अगर इस फूड चेन को डिस्टर्ब किया गया, अगर इस फूड चेन के एक भी कंपोनेंट को जो है निकाल दिया गया या खत्म कर दिया गया, तो फिर पूरा का पूरा फूड चेन बिगड़ जाएगा और उसका असर जो है पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा, और जो नेचर का बैलेंस वहां बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। एक एग्जांपल ले लीजिए, है ना। सपोज ऑल टाइगर्स आर किल्ड, अगर सभी बाघ, मान लीजिए कि सभी बाघों को मार दिया गया, है ना। अब तो हिरन लोग बड़ा खुशी मनाएंगे। द पॉपुलेशन ऑफ डियर एंड अदर हर्बीवोर्स विल इंक्रीज, राइट। हिरन और बाकी जो हर्बीवोर्स है जंगल में, उनकी संख्या तो बढ़ जाएगी ना, बिकॉज देयर वुड बी नो कार्निवोर्स टू किल देम फॉर फूड, क्योंकि जंगल में कोई जो है मांसाहारी जानवर रहा नहीं बड़ा जो कि उनको अपने खाने के लिए मार देगा। Now this will lead them to consuming more plants. तो अब अगर हिरन और बाकी हर्बीवोर्स की संख्या बढ़ गई तो वो ज्यादा प्लांट्स खाएंगे। So the number of plants will also be reduced. तो अब जो है धीरे धीरे प्लांट्स की मात्रा जो है वो घटने लगेगी, क्योंकि प्लांट वो खाने वाले ज्यादा हो गए हैं। With the reduction in the population of plants, the oxygen in the air will also decrease and carbon dioxide will increase, right? As there will be fewer plants to utilize it during photosynthesis. अब जब मान लीजिए प्लांट्स की संख्या घटेगी तो हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज करेगा, यानी कि बढ़ेगा, क्योंकि बहुत कम ही प्लांट बचेंगे ना जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस के टाइम में। Now this will eventually lead to shortage of food and oxygen in the environment. तो इवेंचुअली जो है इसकी वजह से क्या होगा फाइनली? तो खाने की और ऑक्सीजन की दोनों की कमी हो जाएगी एनवायरनमेंट में, क्योंकि हर्बीवोर्स धीरे धीरे सब घास और प्लांट खा जाएंगे तो बचेगा ही नहीं उनके खाने के लिए कुछ। दूसरी तरफ अगर प्लांट्स नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी। So in the next step, the herbivores will start dying of hunger. तो चलिए कार्निवोर्स, टाइगर को तो पहले हमने खत्म कर दिया, अब जो हर्बीवोर्स हैं वो बेचारे खुद भूखे मरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई थी कि उन्होंने सभी प्लांट्स को खा के पहले ही खत्म कर दिया था, राइट। तो अब हर्बीवोर्स जो है वो भूखे मरने लगेंगे, तो अल्टीमेटली द बैलेंस इन नेचर विल बी रिस्टोर्ड विद ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स सर्वाइविंग। तो फाइनली जो है एक नया बैलेंस जो है नेचर में तैयार होगा, जहां पर सिर्फ कुछ ही हर्बीवोर्स बचेंगे और कुछ ही जो है जंगल में प्लांट्स जो है वो सर्वाइव करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इकोसिस्टम जो हमारा है which has it has like both biotic, right, and then abiotic components। जैसे कि जो जीव जंतु और प्लांट्स हैं यहाँ पर ये सारे क्या हैं? ये बायोटिक कंपोनेंट है। जो वाटर है H2O केमिकल है ना। सॉइल है तो ये भी जो है डिफरेंट तरह के रॉक और मिनरल्स से बना हुआ है। तो और या फिर हवा जो ऊपर है, तो ये पानी, मिट्टी, हवा, ये सब जो है आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, और ये जानवर, पेड़ पौधे, ये सब जो है बायोटिक कंपोनेंट हो गए, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? तो ये जो है लेक का इकोसिस्टम तैयार करते हैं, राइट। इस इकोसिस्टम में जो है मल्टीपल फूड चेन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हमने जो है एग्जांपल में भी देखा था यहाँ पर ना कि जो एक इकोसिस्टम होगा तो उसमें जो है फूड चेन होगा, जैसे कि प्लांट को खाने का काम डियर, और डियर को खाने का काम लेपर्ड का हो गया, या फिर प्लांट को खाई स्मॉल फिश को खाई बिग फिश, और बिग फिश को खाया किसने? ह्यूमंस ने। तो इस तरह से जो है एक इकोसिस्टम में मल्टीपल फूड चेन्स आपको मिलेंगे, और इन सभी फूड चेन्स का मेंटेन होना बड़ा जरूरी है इकोसिस्टम के मेंटेन रहने के लिए। अब अगर इस फूड चेन के एक कंपोनेंट को हटा दिया जाएगा तो पूरा का पूरा फूड चेन प्रभावित होगा, और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो प्रभावित हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हमने टाइगर का देखा कि अगर हम एक फूड चेन में से
जो एपेक्स प्रेडेटर है टाइगर, उसको केवल अगर हटा दे तो उसकी वजह से जो है हर्बीवोर्स की संख्या में जो है ड्रास्टिकली जो है इजाफा होगा। हर्बीवोर्स की ये बढ़ी हुई जो संख्या है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इवेंचुअली घास की कमी पड़ जाएगी, प्लांट्स की कमी पड़ जाएगी, और साथ ही साथ जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के टाइम में यूज करने का प्रोसेस था और ऑक्सीजन रिलीज करने का प्रोसेस था, उसमें भी कमी आ जाएगी। और इस तरीके से धीरे धीरे जो है पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो होगा, इकोसिस्टम जो होगा वो बदल जाएगा वहां का। So well, that's it for today's session. In next session, we will talk about human environment. Right? हमने नेचुरल एनवायरनमेंट को तो देख लिया। अगले सेशन में हम लोग जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। So let's meet in the next session then. Bye bye.